नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो अनोखा शो, जिसकी शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल के साथ। बंगाल की फाल्टा सीट पर बम्पर वोटिंग की खबर सामने आ रही है। शाम 5 बजे तक 86.11% मतदान हुआ है। सभी 285 बूथों पर दोबारा से वोट डाले गए। वोटिंग के बीच जहांगीर खान अंडरग्राउंड फाल्टा के हर बूथ पर 2 गुने जवानों की तैनाती की गई है। पैरामिलिट्री की 35 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। लंबी लंबी कतारें सुबह से ही नजर आ रही थी और शाम 5 बजे तक 86.11% मतदान की खबर सामने आ रही है। सभी 285 बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से फाल्टा में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और किस तरीके से यहाँ पर दोबारा चुनाव हुआ, आपको ये पूरी जानकारी है। लेकिन इन सब के बीच इस बार फाल्टा सीट पर बम्पर वोटिंग हुई है। अब आपको बताते हैं हम डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट और इस बार किसकी जीत यहां पर लगभग तय मानी जा रही है। कुछ फैक्ट के जरिए आप समझिए। दरअसल डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट और इस बार किसकी जीत है। इन 4 चेहरों को आप देखिए। पहले चेहरे पर आइए देवांशु पांडा है, जो भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। दूसरा चेहरा आप देखिए जहांगीर खान। लेकिन जहांगीर खान इस चुनाव से बहुत दूर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस चुनाव से यहां पर किनारा कर लिया है और ये कहा कि मैं मैदान में नहीं हूं और मुझे वोट मत करिए। सीधे तौर पर इस संदेश उनकी तरफ से दिया गया। अब्दुल रजाक कांग्रेस से मैदान में है और शंभुनाथ कुर्मी है सीपीआई-एम से। और इन 4 चेहरों के साथ इस बार सीटें तय करेगी कि आखिरकार यहां से कौन विधायक होगा। लेकिन थोड़ा इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि वोटिंग के बाद अब नतीजे आएंगे और नतीजे के बाद पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब्दुल रजाक और शंभुनाथ कुर्मी इन 3 के बीच मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ जहांगीर खान ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि इस चुनाव में मैदान में नहीं है और मतदाता बिल्कुल भी वोट ना करें टीएमसी को, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साफ तौर पर उनकी तरफ से एक मैसेज के साथ इस संदेश दिया गया। लेकिन अब जनता मोहर किस चेहरे पर लगाएगी? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर इस सीट पर भी देवांशु पांडा के चेहरे पर मोहर लगाती हुई नजर आएगी? क्या कांग्रेस या फिर सीपीआई-एम? लेकिन इन सब के बीच दूसरा फैक्ट आप देखिए। इस बार किसकी जीत यहां पर? डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट। 29 अप्रैल जब यहां पर वोटिंग हुई थी, दोबारा वोटिंग क्यों हुई? वोटरों को वोट देने से यहां पर रोका गया, ईवीएम में गड़बड़ी की गई। तो दूसरे तरफ 2 मई को चुनाव यहां पर रद्द हो गया। 2 मई को चुनाव रद्द कर दिया गया था और उसके बाद आज 21 मई को दोबारा से वोटिंग हुई, बम्पर वोटिंग हुई। करीब 82% से ज्यादा मतदान बताया जा रहा है यहां पर हुआ है। लेकिन जहांगीर के गुंडों ने वोटरों को धमकाया और इसी वजह से यहां पर दोबारा से मतदान करने की ऐसी स्थिति बनी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने यहां पर फैसला लिया कि यहां इस सीट पर यानी कि फाल्टा सीट पर दोबारा से वोटिंग होगी। ईवीएम में बीजेपी के सिंबल पर टेप लगाया गया जहां पर ईवीएम में बीजेपी का सिंबल था। और इसीलिए इन तमाम फैक्टों को देखते हुए चुनाव आयोग इस फैसले पर पहुंचा कि फाल्टा सीट पर दोबारा से मतदान कराना होगा। और आज बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन बम्पर वोटिंग किस ओर गई है, जनता जनार्दन ने आखिरकार क्या मन में सोचा है, इसके लिए इंतजार करना होगा। अब ईवीएम से छेड़छाड़ को भी आप समझिए। फाल्टा में दोबारा वोटिंग हुई, बीजेपी कैंडिडेट के नाम के सामने टैप लगाया गया। इसे आप समझिए बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है। और इसी आरोपों के चलते चुनाव आयोग ने माना कि यहां पर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ी हुई है और इसीलिए इस सीट पर दोबारा से मतदान होना चाहिए। बीजेपी कैंडिडेट के नाम के सामने टेप लगाया गया, ऐसी शिकायतें चुनाव आयोग को मिली। कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर फुटेज गायब नजर आए, कई फुटेज यहां पर मिले ही नहीं और फुटेज गायब होने के कारण ही यहां पर दोबारा मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक। लेकिन इन तमाम फैक्टों के साथ ही फाल्टा सीट पर दोबारा से वोटिंग हुई है। लेकिन सीसीटीवी से भी छेड़छाड़ हुई है। इस फैक्टर को भी आप देखिए, सीसीटीवी से छेड़छाड़ हुई है। कई मतदान केंद्रों पर फुटेज गायब मिले हैं। सीसीटीवी इस बात की गवाही थी कि कई जगहों पर फुटेज ही नहीं मिले। जबरन एंट्री यानी कि जबरदस्ती मतदाता पहुंचे। 22 से ज्यादा ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर जबरन एंट्री मतदाताओं की कराई गई। जबरदस्ती मतदाता यहां पर पहुंच गए। कितने मतदाता एक साथ नहीं पहुंचने चाहिए और इसीलिए लगातार संदिग्ध परिस्थितियां रहीं इस फाल्टा सीट पर और दोबारा से मतदान इसलिए कराया गया। लेकिन अगले फैक्ट पर आइए। गड़बड़ी 60 से ज्यादा मतदान केंद्र, करीब 60 मतदान केंद्र के आसपास बताए जा रहे हैं जहां पर गड़बड़ी हुई। वोटरों को यहां पर रोका गया। बंगनगर और हाशिम नगर में वोटरों को यहां पर रोका गया
बंगनगर और हाशिम नगर में वोटरों को रोकने की कोशिश की गई कि आप वोट डालने नहीं जाइए, और इसीलिए इन तमाम आरोपों के चलते ही फाल्टा सीट पर दोबारा से मतदान करने का चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पिलर लगाने का काम भी अब शुरू हो गया है। चांगरा बांधा के पूर्वपाड़ा इलाके में सर्वे का काम शुरू हो गया है। बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, सभी सरकारी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य। पश्चिम बंगाल में CAA लागू किया गया। घुसपैठियों को डिटेन कर BSF के हवाले किया जाएगा। ये बड़ा फैसला भी सरकार की तरफ से लिया गया है। BSF घुसपैठियों को डिपोर्ट करेगी बांग्लादेश। गाय की कुर्बानी को लेकर हुमायूं कबीर अब मैदान में आ गए। हुमायूं कबीर ने विवादित बयान दे दिया है। गाय की कुर्बानी को लेकर CM शिवेंदु को उन्होंने खुली चुनौती दे दी है। बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूर होगी। हुमायूं कबीर ने सीधे तौर पर शिवेंदु सरकार को चैलेंज किया है। सड़क पर बकरीद की नमाज भी होगी, हुमायूं कबीर ने यह भी कहा है। तो ये पूरी परिस्थिति फिलहाल वर्तमान में बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है। आग से ना खेलें, शुभेंदु अधिकारी। हुमायूं कबीर लगातार एक चेतावनी दे रहे हैं कि आग से शुभेंदु अधिकारी ना खेलें, नहीं तो यहां पर स्थिति बहुत अलग तरीके की होगी। तो दूसरे तरफ शुभेंदु सरकार के साथ अब बंगाल आगे बढ़ रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें बेहद खास हैं। शुभेंदु सरकार में अब बांग्लादेशियों को, यानी कि जितने भी घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए बांग्लादेशी, वहां पर BSF को सौंपने की यहां पर सरकार ने शुरुआत कर दी है। और उसी की एक वानगी है। इन तस्वीरों को आप देखिए, जब BSF के अधिकारियों से मुलाकात करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, और मैसेज साफ है कि जितने भी घुसपैठिए हैं उनको सीधे अब आपको सौंपा जाएगा। और इसकी वानगी तस्वीर है। ये तस्वीर बेहद अलग तरीके के फैसले की है, जिस फैसले की बहुत ज्यादा बंगाल के साथ देश भर में चर्चा हो रही है। क्या वाकई में शुभेंदु अधिकारी इस रास्ते पर चल चुके हैं कि बंगाल को पूरी तरह से बदलना वो चाहते हैं, और इसीलिए एक एक कदम उनका आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ बांग्लादेशी बॉर्डर पर मार्किंग की गई है, पिलर लगाने का काम शुरू हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। BSF को सीधे तौर पर निर्देश यहां पर सरकार की तरफ से पुलिस अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, और अब जो घुसपैठिए हैं उन्हें सीधे BSF के हवाले किया जाएगा। मतलब आप सोचिए, ऐसा फैसला है जिसकी तमाम राज्यों में चर्चा इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। एक तरफ बंगाल में CAA लागू किया गया है, तो दूसरी तरफ जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि बंगाल में अब शुभेंदु सरकार तमाम बड़े बड़े फैसले लगातार ले रही है। बांग्लादेश का बॉर्डर जिसे मार्क किया जा रहा है, शुभेंदु का ऑपरेशन क्लीन अब शुरू हो गया है। এবং বিশেষভাবে গতকাল থেকে অনুপ্রবেশকারীদেরকে কোর্টে না পাঠিয়ে বাংলাদেশ বর্ডারে BSF এর কাছে পাঠানোর যে আইন কালকে কার্যকর হয়েছে গতকাল পশ্চিমবঙ্গে, পুলিশ কমিশনারকে এবং RPF কে ডাইরেক্টলি বলে দেওয়া হয়েছে হাওড়া স্টেশন থেকে CAA এর আওতায় পড়েন না এমন বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে কোর্টে পাঠাবেন না, তাকে ভালো করে খাওয়া দাওয়া করিয়ে সোজা বনগাঁ পেট্রোপল সীমান্তে। আজ থেকে আমরা এই আইন কার্যকর করলাম। এর ফলে CAA এর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ CAA তে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা, তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন, এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন করতে পারবে না। अब आपको हम कुछ फैक्ट बताते हैं कि जिस तरीके से बंगाल में शुभेंदु लगातार आगे बढ़ रहे हैं, घुसपैठियों को लेकर लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों पर एक्शन है और बंगाल में अब CAA लागू हो गया है। पहला कदम आप देखिए, सिलीगुड़ी की बात करें तो दूसरे तरफ सरकार ने यहां पर तमाम बड़े फैसले लिए हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर
कंटीला तार, बंगाल में सीए लागू करने का ऐलान कर दिया गया है, दूसरा कदम है। और इन 2 कदमों के साथ अब सीएए को आप पश्चिम बंगाल में आगे देख पा रहे हैं। लगातार शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्य में सीएए लागू होगा और इसलिए 2 कदम उठाए गए। एक तरफ भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यहां पर तार फेंसिंग की जा रही है, अवैध घुसपैठिए होंगे बीएसएफ के हवाले। ये बहुत बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। सिलीगुड़ी पर आइए, चिकन नेक वाले इलाके में भी फेंसिंग की गई है। चिकन नेक वही इलाका है जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था और चुनाव के नतीजे बीजेपी के फेवर में गए थे, लेकिन सरकार ने 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी है। घुसपैठियों पर लगातार एक्शन किया जा रहा है और इसीलिए 27 किलोमीटर जमीन ऐसी है जो बीएसएफ को सौंपी जा चुकी है। अगले फैक्ट पर आइए, घुसपैठियों भारत छोड़ो, एक मैसेज दिया जा रहा है शुभेंदु सरकार की तरफ से। पहला स्टेप आप देखिए, डिटेक्ट, जहां पर घुसपैठियों की पहचान की जा रही है कि कौन कौन घुसपैठिए हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनका पता लगाने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। दूसरे स्टेप पर आइए, डिलीट यहां पर स्टेप, और इसी स्टेप पर लगातार सरकार काम कर रही है। वोटर लिस्ट से इनके नाम हटाना एक दूसरा स्टेप है जिस पर सरकार लगातार काम कर रही है। तीसरे स्टेप पर आइए, डिपोर्ट, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है शुभेंदु सरकार का, और इसीलिए उन्होंने बीएसएफ के आज एक अधिकारी से मुलाकात की है, बातचीत की है, तमाम कागजात भी सौंपे हैं कि घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजना सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है इस वक्त, और इसीलिए उनकी तरफ से बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अगले फैक्ट पर आइए, घुसपैठियों पर एक्शन, लेकिन बंगाल में सीए लागू हो चुका है। वैध शरणार्थियों को बिना रुकावट मिलेगी भारतीय नागरिकता। इस फैक्ट को आप देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात का ऐलान किया था और इसीलिए अब यहां पर लगातार उस पर काम किया जा रहा है। 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आए लोग सुरक्षित हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई वैध शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। ये अलग अलग धर्म के लोग हैं और यही शरणार्थी हैं। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए लोगों को भी नागरिकता मिलेगी। ये पूरा नियम रहने वाला है सीए के साथ। इन लोगों को नागरिकता में कोई परेशानी नहीं आने वाली, लेकिन अवैध तरह से रह रहे मुस्लिम बांग्लादेश घुसपैठियों पर एक्शन होगा। इसे आप समझिए, जितने लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उन पर सिर्फ और सिर्फ एक्शन होगा। अवैध घुसपैठियों को पकड़कर सीधे बीएसएफ को अब सौंपा जाएगा और इसीलिए बीएसएफ को 27 किलोमीटर जमीन भी सौंप दी गई है। अगली तस्वीर पर आइए, जिस पर सबसे ज्यादा इस वक्त गदर मचा हुआ पश्चिम बंगाल में। बंगाल में बकरीद पर गदर है तो नमाज गौमाता पर नई टक्कर यहां पर देखी जा रही है। एक तरफ सीएम शुभेंदु मैदान में आए और उन्होंने साफ कह दिया कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं होगी। साफ मैसेज है कि गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है सूबे में, यानी कि पूरे प्रदेश में। सड़क पर नो नमाज, कोई भी नमाजी सड़क पर नहीं नमाज पढ़ेगा। बाकायदा सरकार का यह कहना है, सरकार इसको लेकर फैसला ले चुकी है, लेकिन इस फैसले को एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल में चुनौती दे रहा है और उसका नाम है हुमायूं कबीर। इस तस्वीर को आप देखिए, इनका यह कहना है कि बकरीद पर गायों की कुर्बानी जरूर होगी, आप जितना बड़ा फैसला ले लीजिए, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। सड़कों पर नमाज भी होगी। दूसरा जो बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है उसे भी हुमायूं कबीर ने चैलेंज कर दिया कि एक तरफ नमाज भी होगी और बकरीद की कुर्बानी भी होगी, लेकिन इन सब के बीच नमाज और गौमाता पर अब नई टक्कर यहां पर देखी जा रही है। हुमायूं कबीर का शुभेंदु को चैलेंज, शुभेंदु को सीधे तौर पर मैं कह रहा हूं, आग से मत खेलो, यानी कि मुस्लिमों को लेकर उन्होंने साफ कह दिया है कि मुस्लिम समुदाय आग है और आग से आप मत खेलो। अगर आप आग से खेलेंगे तो परिस्थितियां बहुत अलग तरीके की होंगी। यही कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर का मैसेज है। कुर्बानी पर अगर आपने पाबंदी भी लगाई तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, यानी कि शुभेंदु सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। ये कह रहे हैं बार बार हुमायूं कबीर, सरकार जो भी फैसला लेगी हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को लेकर। और इसीलिए अब आपको बताते हैं कि बंगाल की मदरसों की भी नई तस्वीर बदलने जा रही है। यहां पर वंदे मातरम की गूंज आपको सुनाई देगी। पहले सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना जरूरी किया है सीएम शुभेंदु सरकार ने, और अब जो फैसला लिया गया है वो फैसला है कि जितने भी सरकारी मदरसे हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, वहां पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य हो गया है। तो एक तरफ सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गूंजेगा और दूसरी तरफ यहां पर मदरसों में भी वंदे मातरम की गूंज आपको सुनाई देगी। लेकिन योगी मॉडल को भी आप समझिए, क्योंकि योगी मॉडल पर ही शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं। पहले फैक्ट पर आइए, सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। ये पहले शुभेंदु सरकार की तरफ से
फैसला लिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है कि गाय की कुर्बानी प्रदेश में नहीं होगी, पश्चिम बंगाल में नहीं होगी। वंदे मातरम पर आइए आप, सभी स्कूलों में और मदरसों में वंदे मातरम गाना जरूर यहां पर लोगों को होगा और इसीलिए बड़े फैसले लिए गए हैं। अगली तस्वीर पर आइए, लाउड स्पीकर जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा यूपी में होती है और अब पश्चिम बंगाल में भी हो रही है। आवाज तय लिमिट से ज्यादा बिल्कुल नहीं होगी, एक आवाज तय होगी लाउड स्पीकर की और उसी आवाज पर ही लाउड स्पीकर यहां पर सुनाई देंगे। उससे बिल्कुल भी ज्यादा अगर कोई हरकत करेगा, लाउड स्पीकर की आवाज को बढ़ाएगा, तो उसकी खैर नहीं होगी। अब आपको पहलगाम हमले को लेकर जानकारी एक देते हैं, बहुत बड़ी जानकारी है। पहलगाम हमले पर एनआईए के सूत्रों से बड़ा खुलासा हुआ है। 2 टूरिस्ट गाइड बशीर और परवेज को लेकर खुलासा हुआ है। गाइड गद्दारी अगर नहीं करते तो 26 लोगों की जान बच जाती। सूत्रों के हवाले से जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। अगर गाइड गद्दारी नहीं करते तो शायद उन 26 लोगों की जान नहीं जाती। 21 अप्रैल को तीनों आतंकियों से मिले थे। बशीर तीनों को लेकर परवेज की झोपड़ी में गया था। परवेज की झोपड़ी में तीनों ने खाना भी खाया। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमले के दिन भी तीनों आतंकियों को देखा गया था। जाते जाते आतंकियों ने उन्हें 3000 रुपए भी दिए। चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और इसके बाद अब सवाल यह है कि क्या इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हमले के दिन तीनों आतंकियों को देखा गया था। एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। 2 टूरिस्ट गाइड बशीर और परवेज को लेकर एक खुलासा। गाइड अगर गद्दारी नहीं करते तो 26 लोगों की जान बच जाती। अब पहलगाम हमले के गाइड आप देखिए। नंबर 1 फैक्ट आप समझिए, 21 अप्रैल को तीनों आतंकियों से मिले। दूसरे फैक्ट पर आइए, परवेज की झोपड़ी में बशीर लेकर गया। तीनों आतंकियों को झोपड़ी में पनाह दी गई। आतंकियों को पनाह पहली गद्दारी है और दूसरी सबसे बड़ी गद्दारी की गई। पुलिस और सेना से इन आतंकियों को छिपाया गया। खाना इन्होंने खिलाया, गाइडों ने आतंकियों को पानी पिलाया और उसके बाद ये आतंकी इन गाइडों को पैसे भी देकर गए थे। हमले वाली जगह पर तीनों को देखा गया था। हमले से ठीक पहले बैसरन घाटी में भी इन्हें देखा गया था और इसीलिए ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगर ये गद्दारी ना करते तो शायद उन 26 लोगों की जान ना जाती। पुलवामा हमले के एक मास्टरमाइंड की हत्या, पाकिस्तान में हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फराबाद में एक मास्टरमाइंड मारा गया। मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने बुरहान को गोली मारी। पाकिस्तान में आतंकी हमजा की हत्या हुई। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पुलवामा हमले के एक मास्टरमाइंड की हत्या हुई है। तस्वीर भी आप देखिए, पाकिस्तान में हमजा बुरहान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फराबाद में एक मास्टरमाइंड मारा गया। अज्ञात हमलावरों ने बुरहान को गोली मारी और उसकी मौत हो गई। पाकिस्तान में आतंकी हमजा की हत्या की खबर सामने आ रही है। बांद्रा में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर ड्राइव के दौरान बांद्रा में पत्थरबाजी। 40 साल से रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा था। लगातार 5 दिन तक बुलडोजर ड्राइव चलेगी। बुलडोजर ड्राइव के दौरान बांद्रा में पत्थरबाजी भी हुई। 40 साल से रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और लगातार 5 दिन तक बुलडोजर ड्राइव चलने वाली है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए किस तरीके से बांद्रा में यहां पर अवैध कब्जा बुलडोजर से हटाया जा रहा है और इसी बुलडोजर कार्रवाई के बाद यहां पर पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई है। बांद्रा में बवाल हुआ और उसके बाद की तस्वीरों को आप देखिए। 40 साल से अवैध कब्जा यहां पर था जिसे हटाया जा रहा है। बांद्रा पूर्व में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया। उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है। अब बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। आने वाले वक्त में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के तिगड़ी थाने में शिकायत दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। रायबरेली में गद्दार वाले बयान पर शिकायत दर्ज की गई है, जिसको लेकर अब ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। राहुल गांधी का माफी मांगने से इनकार है और इसीलिए आने वाला वक्त राहुल गांधी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है।
दिल्ली के तिगड़ी थाना में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। प्रधानमंत्री गृहमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। रायबरेली में गद्दार वाले बयान पर ही शिकायत दर्ज की गई। अब आप इसे समझिए, प्रधानमंत्री गृहमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी, गद्दार वाली टिप्पणी को लेकर ही शिकायत दर्ज की गई। रायबरेली में राहुल गांधी ने बयान दिया था जिसकी बहुत ज्यादा देश भर में चर्चा हुई थी, चर्चा का विषय बना था उनका ये बयान, और दिल्ली के तिगड़ी थाने में अब एफआईआर भी दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की बैठक जारी है। 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि 9 जून को पूरा हो रहा है मोदी 3.0 का 2 साल का कार्यकाल, और इसी के मद्देनजर ये बड़ी बैठक जारी है। 9 जून को मोदी 3.0 का 2 साल का कामकाज पूरा हो रहा है, 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, और इसी को लेकर एक बड़ी बैठक जारी है। और इस बैठक में जाहिर है जितने 2 साल में मोदी सरकार की तरफ से तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों पर चर्चा हो रही है। मंत्रियों के साथ, तमाम मंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक जारी है। कैबिनेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री मीटिंग में शामिल। 2 साल के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि 9 जून को मोदी के 3rd टर्म के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, और उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी तमाम मंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक ले रहे हैं। और इस बैठक का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि 2 साल में जितने कामकाज, जितने बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए, उन पर चर्चा यहां पर चल रही है। मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड पर भी आप एक नजर दौड़ाइए, किन किन बातों पर सबसे ज्यादा जोर है। विधायी बदलाव, वैधानिक नियमों में संशोधन, नीतिगत सुधार और प्रशासनिक सुधार, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार चर्चा जारी है। विधायी क्या बदलाव हुए, वैधानिक नियम में संशोधन को लेकर नीतिगत सुधार, इसके अलावा प्रशासनिक सुधार यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से लगातार बदलाव हो रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया में तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।